इसलिए आप देख रहे हैं टू लॉ। हमारे साथ मौजूद हैं ब्लैना साहब। ब्लैना साहब, आज डिस्कशन हम करेंगे बेल पे, ज़मानत पे, कि सीआरपीसी में बेल के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे ली जा सकती है, कैसे हम प्रोसीड करते हैं। इसमें आप प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीफली प्लीज़ और आसान अल्फाज में प्लीज़। थैंक यू सो मच शाजी फॉर हैविंग मी। बात करनी है आज हमें बेल पे। सीआरपीसी के कौन सी प्रोविजंस बेल के साथ डील करती हैं, बेल करवाई कैसे जाती है। मैं ज़्यादा स्टैट्यूटरी लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा स्टैच्यू को डिस्कस नहीं करूंगा, टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करूंगा, बात करूंगा सिंपल अल्फाज में। बेसिकली हमारे पास जो बेल होती है उसका कंसेप्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, कि वो ऑफेंसेस जो काबिल ज़मानत होते हैं। ठीक है। उसके साथ सेक्शन हमारा डील करता है सर 496 सीआरपीसी। 496 सीआरपीसी कहता है जब किसी मुलजम को बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाएगा। अब कहाँ से पता चलेगा वेदर द ऑफेंस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल? सो फ्रॉम द स्केड्यूल ऑफ सीआरपीसी, टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है। टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस हमें पाकिस्तान पिनल कोड के ऑफेंसेस के साथ बताती है कि वेदर दैट ऑफेंस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर किसी स्पेशल लॉ, जैसे पाकिस्तान पिनल कोड तो हमारे पास जनरल लॉ है, उसके साथ अगर कोई स्पेशल लॉ जो है, उस स्पेशल लॉ में एफआईआर रजिस्टर की जाती है, पर्सन को बुक किया जाता है किसी सेक्शन के अंडर, किसी स्पेशल लॉ के सेक्शन के रिलेटेड हो सकता है। सर देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ बेल इन नैब ऑर्डिनेंस। अच्छा, नैब तो एक अलग बात आ गई। आपके स्पेशल लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे गैम्बलिंग एक्ट हमारे पास मौजूद है, सीएनएस से मौजूद है। तो ऐसी कोई ऐसी जैसे फॉर एग्जांपल 9C या 9A 9B मंशियात के रिलेटेड है, तो स्पेशल लॉ साथ ही बता देगा कि वेदर दैट ऑफेंस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। क्योंकि वो आपको शेड्यूल से नहीं मिलेगा। शेड्यूल से इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि शेड्यूल में तो सिर्फ पाकिस्तान पिनल कोड के रिलेटेड प्रोविजंस अवेलेबल हैं, तो स्पेशल लॉज के आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो 496 कहता है जी कि जब कोई बंदा किसी बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट होगा तो उसको कोर्ट बेल एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट करे। ठीक है, ये उसका हक है, उसका राइट है कि अगर वो अरेस्ट बेलेबल ऑफेंस में हुआ है तो विद इन 24 आवर्स पुलिस ऑफिसर अरेस्ट मेड आउट करने के बाद उसको पेश करेगा बिफोर मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के पास पेश करने के बाद वो विद बेल बॉन्ड या विदाउट बेल बॉन्ड, जैसे वो जरूरी समझता है। बेल बॉन्ड मींस बेल बॉन्ड मींस जो मचल के हम दाखिल करते हैं, ताकि आसान हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। मचल के जो हम दाखिल, तो वो अगर तो उसको लगता है कि विद बेल बॉन्ड्स होनी चाहिए, विदाउट बेल बॉन्ड्स होनी चाहिए, तो वो ले सकता है उसमें, लेकिन बेल उसको ग्रांट की जाएगी एज अ मैटर ऑफ राइट। उसकी बेल रिफ्यूज होनी है, उसकी बेल रिफ्यूज नहीं की जा सकती। इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी अथॉरिटीज भी आ चुकी हैं। अच्छा, साथ ही 496 एक और बात भी करता है कि उस बंदे को उस स्टेज के ऊपर डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। अच्छा, ये आमतौर पे हमारे स्टूडेंट्स इन बातों को इग्नोर कर जाते हैं, हालांकि वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि इस स्टेज के ऊपर पर्सन को मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज भी कर सकता है। अगर हम इसके ऊपर और डेवलपमेंट पे आए तो ऐसे केस लॉज भी मौजूद है हमारे पास कि जिनके तहत काबिल ज़मानत ऑफेंस में, बेलेबल ऑफेंस में देयर इज़ नो नीड ऑफ बेल एप्लीकेशन। उसमें जमानत की दरख्वास्त देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें क्योंकि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट होनी होती है तो हो जाती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 497 497 इज रिलेटेड टू पोस्ट अरेस्ट बेल इन। अच्छा, एक बात मैं वजाहत कर दूं जो आमतौर पे हम इग्नोर करते हैं कि कहीं भी पोस्ट अरेस्ट प्री अरेस्ट की बात नहीं है 497 में भी, लेकिन 497 कहता है कब बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में ली जाएगी, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जिनको शेड्यूल ने या स्पेशल लॉज ने नॉन बेलेबल ऑफेंसेस करार दिया है, नाकाबिल ज़मानत ऑफेंसेस करार दिया है। तो 497 हमें कुछ ऐसे ज़वाबित बताता है, कुछ ऐसी कंडीशंस बताता है कि जिनके तहत आप 497 में जाके उसके तहत नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, नाकाबिल ज़मानत ऑफेंसेस की बेल भी आप मूव कर सकते हैं और कोर्ट ग्रांट कर सकती है। मैंने जब बात की बेलेबल ऑफेंस की तो मैंने साथ में कहा कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होती है। जब मैं ऑफेंसेस की बात नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की तो बेल एज अ मैटर ऑफ लॉ होती है। ये हमेशा याद रखना, एज अ मैटर ऑफ लॉ होती है, एज अ मैटर ऑफ ग्रेस होती है, एज अ मैटर ऑफ लॉ आप कह सकते हैं उसको आप एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं कह सकते क्योंकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की होती है। वो फिर कंडीशंस देखी जाती हैं केस की, एफआईआर के मुताबिक बंदे को कैसे नामजद किया गया, क्या उसको रोल एट्रीब्यूट किया गया, प्राइमा फेशियली उसके अगेंस्ट कोई केस बनता है नहीं बनता, या उसको रॉन्गली इन्वॉल्व किया गया। अच्छा, साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं
इसमें 497 में एक क्लॉज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टैट्यूटरी क्लॉज। ठीक है। स्टैट्यूटरी क्लॉज क्या है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो अंडर ट्रायल है, उसका ट्रायल जारी है, उसकी जमानत नहीं हुई, जमानत उसकी मनसूख होती रही, मैजिस्ट्रेट से मनसूख हो गई, सेशन से मनसूख हो गई, हाई कोर्ट से मनसूख हो गई, उसके बाद वो दोबारा मूव कर सकता है स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे बेल। किस बेस पे मूव कर सकता है, ये जरा समझने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बताने चाहिए। वो अगर एक पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ इम्प्रिजनमेंट, सजाए मौत हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद या सजाए मौत के अलावा जो ऑफेंसेस हैं उनमें अगर मुलजम को अंडर ट्रायल 1 साल का वक्त गुजर जाए, अच्छा 1 साल का वक्त, यानी कि उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं हो रहा, या उसके ट्रायल में इसके ऊपर मजीद कमेंट्री में जब जाएंगे, हम इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तो वाजे कर दिया गया कि उसके ट्रायल में जो डिले का सबब है वो प्रोसिक्यूशन बन रही है। अब प्रोसिक्यूशन क्या करती है? प्रोसिक्यूशन तो आम व्यूअर्स को समझाने के लिए कि जो मुद्दई पार्टी, ठीक है, अब वो जो प्रोसिक्यूशन होती है वो उसमें डिले करा रही है एविडेंस रिकॉर्ड करवाने में, विटनेसेस पेश नहीं कर रहे, जानबूझ के डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक पर्सन को 1 साल से ज़्यादा, अच्छा इसमें ना आगे इंटरप्रिटेशन भी आ गई, कोर्ट ने इस पे वजाहत भी कर दी, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 साल अगर अंदर जेल में पड़ा है तो उसकी बेल होनी ही होनी है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी साबित करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये साबित करने का पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन का रोल था डिले करने का ट्रायल में। अच्छा, साथ ही हमें देखना पड़ेगा हीनियसनेस ऑफ ऑफेंस, कि ऑफेंस कितनी हीनियस नेचर का था, कितनी नज़ाकत। अब फॉर एग्जांपल एक ऑफेंस है 336 इतलाफ सलाहियत उस, अब इतलाफ सलाहियत उस में अगर वो इतनी डेस्परेट वे में और इतने संगीन वे में उसके किसी उस को काटा गया है तो फिर अगर उसको कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करनी पड़ेंगी सारी बातें, और उस पर कोर्ट कंसीडर करती है कि इसको कंसेशन ऑफ बेल नहीं मिलनी चाहिए, नहीं जा सकती, तो उसको बेल ग्रांट नहीं करेंगे। साथ ही जो दूसरी इसी के अंदर स्टैट्यूटरी क्लॉज में दूसरी बात की गई कि अगर एक पर्सन डेथ पेनल्टी या वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के ऑफेंस का मुर्तकिब हुआ है, जैसे हमारे पास मर्डर केसेस हैं, जैसे हमारे पास 376 के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस में 2 साल का टाइम रखा गया। 2 साल के बाद अगर अंडर ट्रायल मुलजिम है और उसका ट्रायल नहीं जारी किया चलाया जा रहा, नहीं शुरू हो पा रहा, तो फिर उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। मैंने साथ ही मैं वजाहत इसलिए करता हूँ बार बार, की जा सकती है, ये जरूरी नहीं है कि की जाएगी, की जा सकती है, वो अकॉर्डिंग टू केस चलेगा, वो केस के मुताबिक हम केस की नौयत देखेंगे। अब जो थर्ड क्लॉज बेल के साथ डील करती है CRPC में, वैसे तो 426 भी डील करता है लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, हम वो किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे। अभी हम साथ डिस्कस कर लेते हैं 498 इज रिलेटेड टू प्री अरेस्ट बेल। अब जब आप प्री अरेस्ट बेल 498 की प्लेन वर्डिंग स्टैट्यूटरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसकी वजाहत के अंदर स्टैट्यूटरी लैंग्वेज की वजाहत के अंदर इसलिए इस वक्त नहीं जाऊँगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए हम अलग से सिर्फ एक टॉपिक रखेंगे 498, जिसको हम बोलते हैं आम लैंग्वेज में प्री अरेस्ट बेल, जिसको कंसीडर किया जाता है कि बिफोर अरेस्ट बेल, जमानत कबल अज गिरफ्तारी, जब किसी अब इसके अंदर हमारी हायर कोर्ट्स ने, एपेक्स कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कुछ ग्राउंड्स मेंशन कर दिए कि जब कोई मॉडिफाइड इंटेंशन होगी, अच्छा ठीक है, कि बंदे को इन्वॉल्व किया जा रहा है FIR में, वो एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसकी शोहरत खराब करने के लिए इन्वॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, सियासी असर और सूख पे उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी वजह बनती है जिस वजह से वो ये साबित कर दे, अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ होता है। अच्छा। ये हमेशा याद रखना है कि 498 इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ, ये हर केस में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस बन गई कि हम अब जब भी किसी मुल्ज़म पे FIR होती है सबसे पहले अबूरी ज़मानतें करवाता है, अबूरी ज़मानतों के बाद उसकी डेट फिक्स हो जाती है उसके लिए कि वो आ जाए कंफर्मेशन के लिए, लेकिन इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ रखा गया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ सिर्फ उसी वक्त मिलता है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगे तो प्री अरेस्ट जो है उसके बहुत सारे ग्राउंड्स बन जाते हैं, फिर वो केस की नौयत के हिसाब से भी बनते हैं, कुछ ग्राउंड्स जो हैं वो रखे भी गए केस लॉज में, एक्सप्लेन भी कर दिए गए कि ये ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस के मतलब हर ऑफेंस के लिए आपको इधर नहीं आना चाहिए,
इसको आपको पहले फॉलो करना चाहिए शेड्यूल्स को। सर बात ये होती है कि हम लोग ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन की जब हम प्री अरेस्ट कोई बंदा जिसके ऊपर FIR हो जाती है और अभी तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया होता, तो हम लॉयर्स के पास जब वो पर्सन आता है तो हम उसकी फ़ौरन से अबूरी ज़मानत दायर कर देते हैं। जैसे ही हम उसकी अबूरी ज़मानत प्री अरेस्ट बेल हम उसकी दायर करते हैं तो उसको इंटरम रिलीफ मिल जाता है। वो रिलीफ जो होता है वो परमानेंट नहीं होता। वो परमानेंट इसलिए नहीं होता कि उसकी अबूरी ज़मानत में उसके बेल बॉन्ड लेके या ज़ाती मुचल के भी केसेस में ले लिए जाते हैं। वो लेने के बाद उसकी एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस डेट को आप कोर्ट के सामने आके अपेयर होंगे। फिर जो जो 497 है उसमें मैं अगर वापस आ जाऊँ एक बात ऐड कर दूं कि 497 जो है बगैर नोटिस के नहीं हो सकती। नोटिस जरूरी है, नोटिस जरूरी है। पार्टीज को नोटिस, प्रोसिक्यूशन को जरूर नोटिस किया जाएगा ताकि वो आके ये साबित कर पाए कोर्ट के सामने कि इस बंदे का ये एलिजिबल नहीं है, इसकी बेल बनती नहीं है। तो जब हमने एंड क्योंकि करना है प्री अरेस्ट बेल पे, तो प्री अरेस्ट बेल जो होती है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। अल्टीरियर मोटिव्स हो, कोई ऐसी बात हो जिससे उसको इन्वॉल्व किया जा रहा हो फॉल्सली केस में, रॉन्गली केस में, वो उसका बनता ना हो, तो तब कोर्ट उसको कन्फर्मेशन की डेट पे दोनों पार्टीज को हेयर करने के बाद, सुनने के बाद, दोनों वकला के दलाइल सुनने के बाद या तो उसकी बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाती है, वही ग्रांटेड बेल कंफर्म कर दी जाती है, या फिर उसकी बेल जो है वो कैंसिल कर दी जाती है। जब हम अबूरी ज़मानत करवाते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि ताकि हम शामिल तफ्तीश हों, हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। हमने जाके हम पाबंद होते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे पुलिस, क्योंकि आपके पास अबूरी ज़मानत होगी, वो आपको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको तंग नहीं कर पाएंगे। तो आप अबूरी ज़मानत करवा के शामिल तफ्तीश होने के बाद आप कन्फर्मेशन के लिए कोर्ट में आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बलियाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम दिया। जी व्यूअर्स, आपने आज सुना लेक्चर कि बेल किस तरह मूव की जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर भी मिलते रहेंगे। बहुत मज़ा आया सर, थैंक यू वेरी मच। फर्दर टाइम दीजिएगा। आप देख रहे हैं टू लॉ, शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में प्लीज़ आपको किसी बात की समझ नहीं आई, कोई एडिशन चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस आती रहें। थैंक यू वेरी मच।